अध्याय एक है ये, विविधता की समझ, अंडरस्टैंडिंग डिवर्सिटी। अब आप अपने आसपास जो बच्चे हैं उनको देखिए, या आसपास जो लोग रहते हैं उनको देखिए। आप देखेंगे कि हर एक आदमी, हर एक औरत, हर एक बच्चा आप लोगों से अलग है, भिन्न है, विविध है। चाहे वो धर्म के मामले में हो, चाहे वो चेहरे के मामले में हो, चाहे जो उनका खान पान हो, या वो जो त्योहार मनाते हो, हर तरीके से आप देखेंगे कि आप में और इन सब में अनेकता है। अनेकता, आप अनेक लोग हैं, अलग तरीके के लोग हैं, यानी कि विविधता है, डिवर्सिटी है, सब अलग अलग तरीके के विविध लोग हैं। कई मामलों में आप ये भी देखेंगे कि अगर कोई किसी चीज पे राय रखनी हो, या कोई काम करना हो, या अपनी पसंद हो आपकी या ना पसंद हो, कौन सी पिक्चर अच्छी लगती हो आपको, कौन सा टीवी स्टार अच्छा लगता हो, या कौन ना पसंद हो, इनमें कई मामलों में आप देखेंगे कि आपके साथी और आपकी राय एक हो सकती है। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिसमें आपके और आपके साथियों की राय अलग होगी, यानी हमारे वैचारिक मतभेद भी हैं, यानी उसमें भी विविधता है, चेहरे में भी विविधता है, सोच में भी विविधता है, और एक ही चीज के प्रति हमारा नजरिया भी सबका अलग अलग है। दोस्ती करना, अब ये एक कहानी है, एक बहुत बेहतरीन सी इसमें बात बताई गई है। इसकी मैं आप चर्चा करता हूं। हुआ ये कि यहां पर ये जो साहब है और ये जो साहब है, इनका नाम मैं अभी बताऊंगा। हुआ ये कि ये एक लड़का है जो न्यूज़पेपर, अखबार बेचता है, और यहां पर एक और लड़का है, थोड़ा बड़ा लड़का है, और ये आना जाना करता है। एक स्ट्रीट लाइट पे ये आपस में मिलते हैं, और ये इसे अखबार देता है, ये अखबार लेता है, और फिर या ये कहें कि ये इसको अखबार देने की कोशिश करता है, और फिर धीरे धीरे इनकी बातचीत शुरू होती है। जब ये हिंदी का अखबार होता है इसके हाथ में, और ये जब इसको देने की कोशिश करता है, तो वो कहता है कि अरे आपको हिंदी आती है? और ये लड़का कहता है हाँ मुझे तो हिंदी आती है। तो ये लड़का इनको कहता है कि मुझे तो आप अंग्रेज जैसे दिखते हैं, आप तो अंग्रेज जैसे दिखते हैं, फिर भी आप हिंदी का अखबार पढ़ सकते हैं। तो ये कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैं हिंदी का अखबार पढ़ सकता हूं, क्योंकि ये इसे अंदाजा नहीं था कि ये साहब अंग्रेजी का अखबार के अलावा कुछ पढ़ते होंगे। अब धीरे धीरे उनमें दोस्ती होने लगती है, और बात आगे बढ़ती है कुछ ऐसे, और ये सब हो रहा है ट्रैफिक सिग्नल पर। अब सब्जेक्ट ये पूछता है इससे कि क्या आप पढ़ रहे हैं, और वो बताता है कि मैं कुछ पढ़ रहा हूं। फिर ये पूछते हैं कि सब्जेक्ट क्या था आपका। सब्जेक्ट से इनको लगता है कि ये सब्जेक्ट, जिस तरीके से ये अपने लहजे में बोल रहा है, वो प्रजा की, कहते हैं ना कि किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स, राजा और उसकी प्रजा, उस तरीके से यूज कर रहा है। फिर उसके बाद बार बार ये मिलते रहे, और फिर पूछा जाता है, ये इनसे पूछते हैं कि कभी आप स्कूल गए? ये कहते हैं, मतलब जो अखबार बेच रहा है वो कहते हैं मैं तो कभी स्कूल नहीं गया। और वो ये बताता है कि मैं जब इतने, बकायदा इनकी साइकिल के पास खड़ा होता है और बताता है कि मैं जब इतना बड़ा था, यानी मेरी हाइट जब इतनी थी, तब मैं इतनी जो मेरी हाइट हुआ करती थी, तभी से मैंने अखबार बेचना शुरू किया। पहले मेरी माँ भी मेरे साथ आती थी, लेकिन अब वो नहीं आती। अब कहाँ रहती है माँ, कहाँ रहती है? तो बताता है कि मेरी माँ जो है वो मेरठ में रहती है। और फिर नाम का आदान प्रदान होता है, तो दोनों का ही नाम समीर निकलता है, समीर समीर। तो ये बोलते हैं, जो साइकिल पे है वो बोलते हैं इनको कि आप जानते हो समीर क्या होता है? समीर का मतलब होता है हवा, पवन, वायु। और ये उनसे फिर पूछते भी है पवन पुत्र कौन थे? तो ये बताते हैं हनुमान। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में काफी मित्रता हो जाती है, और हाथ भी मिलाते हैं ये लोग, और फिर आना जाना जब भी आते हैं इनसे मिलते हैं। अब एक समय ऐसा होता है कि इस बेचारे का, छोटे बच्चे का चेहरा, ये
बड़ा बुझा हुआ दिखाई देता है, क्योंकि अखबार तो ये बेचता है और कहीं से खबर मिली जाती है कि सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं। कहाँ? मेरठ में। मेरठ एक ऐसी जगह है जहां पर दंगे वगैरह काफी इसकी हिस्ट्री है। तो ये बोलता है दंगे हो रहे हैं, और फिर ये बताता है इन समीर को कि ये मुस्लिम है, मुसलमान है, और क्योंकि वहां पर सांप्रदायिक दंगे हो गए, हिंदू मुसलमान के दंगे हो गए हैं, तो ये दुखी हो जाता है कि ये वहां पर सारे मेरा परिवार वहीं का है। तो अब इनको पता चलता है पहली बार कि ये मुसलमान है, और तब इनको पता चलता है कि ये हिंदू हैं। और फिर वो चला जाता है, अगले दिन कभी अभी नहीं आता है, और फिर वो हमेशा के लिए चला जाता है, यानी कि कभी वो दोबारा उस जगह दिखाई नहीं देता है। और फिर इसकी नजरें हमेशा इनको ढूंढती रहती है। और एक बात और भी होती है कि जब इन दोनों को आपस में पता चलता है कि दोनों का नाम समीर है, तो ये छोटा बच्चा बड़े प्यार से कहता है कि ठीक है, आप समीर 1 और मैं समीर 2। इस तरीके से इनमें बात होती है। तो आपने देखा कि दो लोग हैं, अलग अलग जगह से आते हैं, अलग अलग परिवेश से आते हैं, अलग अलग काम करते हैं, और साथ में अलग अलग धर्म के भी हैं, लेकिन फिर भी क्यों ये दोनों मिलना चाहते थे, जुड़ना चाहते थे आपस में, तो ये मिले। समीर 1, यानी इनकी बात कर रहा हूं, समीर 1 मतलब ये हो गया, समीर 2 मतलब ये हो गया। जो समीर 1 हैं वो अंग्रेजी ज्यादा अच्छी बोलते हैं, और समीर जो 2 है, छोटा बच्चा जो था, वो हिंदी अच्छा बोलता है। लेकिन दोनों की भाषाएं अलग हैं, पर फिर भी एक दूसरे से वो बात उन्होंने की। दोनों की धार्मिक पृष्ठभूमि भी अलग है, क्योंकि ये है मुसलमान, ये है हिंदू, यानी कि दोनों की ये कहें कि धर्म तो अलग है, साथ में संस्कृति भी अलग है, सांस्कृतिक भी थोड़ा सा उसमें वेरिएशन है, क्योंकि ये खाना पीना पहनावा सब भिन्न है, अलग अलग है। एक और चीज है कि इस बच्चे ने कभी स्कूल में पढ़ाई की नहीं, उसको मौका ही नहीं मिला, जबकि इन्होंने स्कूल में पढ़ाई की है, समीर 1 ने स्कूल में पढ़ाई की है। अब आप देखिएगा कि ये तो हमने दोनों की दोस्ती के बारे में बात कर ली, डिफरेंस के बारे में बात कर ली। कभी कभी आपको कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, मतलब जिनको खाने पीने का भी उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास भोजन नहीं है, घर नहीं है, कपड़ा नहीं है, जिसे कहते हैं रोटी कपड़ा मकान, उनकी बेसिक जरूरतें हैं वो भी पूरी नहीं हो रही। और यहां पर आप देखिएगा एक साहब हैं जो हमारे ही देश के हैं, विश्व के सबसे अमीर 10 लोगों में आते हैं, बहुत अमीर है, ये बहुत ज्यादा अमीर है। और फिर ये विविधता का रूप नहीं है। आप ये कहेंगे ये दोनों तो विविध हैं, ये दोनों विविध हैं, या ये कहें इन दोनों के बीच में डिवर्सिटी है, ये तो है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई डिवर्सिटी नहीं है, ये है गैर बराबरी। गैर बराबरी का मतलब होता है कि इनके पास अच्छे अवसर मिले, इन्होंने उन अवसरों का प्रयोग किया, इनके पास हो सकता है जमीन हो, पैसा हो, संसाधन इनके पास थे, लेकिन इनके पास, बेचारे के पास वो सब चीजें नहीं मुहैया हो पाई, वो आगे नहीं बढ़ पाए, या कोई भी कारण रहा हो, ये गरीब रह गए और ये अमीर के अमीर होते चले गए। तो ये विविधता का रूप नहीं है, ये गैर बराबरी या कहें असमानता का रूप है। ध्यान रखिएगा, ये असमानता है, यानी गैर बराबरी है, दोनों बराबर नहीं है, दोनों विविध नहीं है। ऐसे नहीं कह सकते कि डाइवर्सिटी है ना, ये दोनों असमान है, असमानता है। ऐसी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जाति व्यवस्था का। जाति व्यवस्था में यह होता है, ये जाति व्यवस्था है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। अच्छा, ये एक अच्छी बात बताऊं आपको, या फिर बुरी भी कह सकते हैं, कि हमारा ही देश है जहां पर जाति व्यवस्था है, तो बुरी बात हुई है, और कहीं भी जाति व्यवस्था नहीं है। जाति व्यवस्था का मतलब यह होता है कि समाज के हर आदमी को, हर इंसान को, हर परिवार को अलग अलग भाग में बांट दिया गया है पुराने जमाने से। सबसे ऊपर आते हैं ब्राह्मण, प्रीस्ट, एकेडमिक्स, यानी जो ब्राह्मण होते हैं, या तो वो पुजारी होते हैं, या वो शिक्षा वाला काम करते हैं, शिक्षा देना लेना वाला काम, ब्राह्मण। क्षत्रिय होते हैं, वो वॉरियर्स होते हैं, यानी एडमिनिस्ट्रेटर हो गए, लड़ाई मतलब अपने क्षेत्र को बचाने वाले, वॉरियर्स, योद्धा। वैश्य होते हैं जो व्यापारी गण होते हैं। शूद्र होते हैं जो हाथ से काम करते हैं। दलित जो होते हैं वो गंदा मैला साफ करते हैं, अनटचेबल्स। इनको कहते हैं कि ये दलित हैं, जिन्हें हम अलग अलग नामों से जानते हैं। और ये जो वर्ण व्यवस्था है, हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे देश में ही ये वर्ण व्यवस्था है और किसी भी देश में नहीं है। तो इसमें ये
मेन चीज क्या है इसमें, यह है कि मान लीजिए एग्जाम्पल है कि ये धोबी है, धोबी का काम करते हैं, चाहे कैसे भी काम करते हैं। अब इनका जो बेटा होगा वो भी धोबी का ही काम करेगा। अगर कोई और काम ये करना चाहता है तो लोग करने नहीं देंगे इसे। इसका जो बेटा होगा उसको भी धोबी का काम करना पड़ेगा। वो कोई और हो सकता है, ये आईएएस बन सकता हो सकता है इसके दिमाग में इतनी कैपेबिलिटी हो कि वो बहुत अच्छा काम कर सकता हो, जैसे कि इनके बच्चे करते हैं। लेकिन इनको करने नहीं दिया जाएगा, समाज नहीं रोक देगा। आपको पता है कि जब दलितों की शादी होती है तो वो घोड़े पे नहीं बैठ सकते, घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। तो यानी अब व्यक्ति जो पेशा चला आ रहा है उस पेशे के हिसाब से देखिएगा, मैंने बताया था पेशा मतलब जो वो जॉब करते हैं, जो काम करते हैं, उस हिसाब से डिवीजन है। और सबसे ऊपर इनको माना जाता है और इनको तो बिल्कुल आसपास भी नहीं फटकने दिया जाता है। ये चीजें काफी कम हुई है, लेकिन लोग खासतौर पे जो परिवार हैं वो दिमाग में बच्चों के डाल देते हैं, जो गलत है। ये चीज क्या है? ये गैर बराबरी है, ये असमानता है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये डाइवर्सिटी नहीं है, ये गैर असमानता, इनइक्वालिटी कह सकते हैं इसको, ठीक। लेकिन विविधता ने हमारे जीवन को बहुत समृद्ध बनाया है। अभी आपने देखा कि समीर यानी कि समीर 1 समीर 2, समीर और समीर, वो दोनों दोस्त बने। ऐसे आपके और भी दोस्त होंगे। अब मान लीजिए कि आप लोग कुछ सुनते हैं, समझते हैं, कुछ कहानी बोलना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं या फिर सुनना चाहते हैं, तो अगर ऐसी कहानियां या आप लिखते हैं या सुनते हैं, लेकिन अगर ऐसी कहानी बनने लगे जहां पर केवल 2 ही रंग हो, यानी लोग केवल 2 ही कपड़े पहनते हो, लाल और सफेद, एक ही तरह का खाना खाते हो, केवल आलू खाते हो, पशु पक्षी भी केवल वही हो जो यानी बहुत गिनती के हो, हिरण और कौवा, सांप सीढ़ी केवल एक स्नेक एंड लैडर, यही खेल का साधन हो मनोरंजन का। तो ये जो जिंदगी है, ये जो कहानी बनेगी जो भी इसके आसपास, वो कितनी फीकी हो जाएगी, वो कितनी, उसमें विविधता नहीं होगी। यानी कि जब तक आप 7 कलर के बारे में बात ना करें, उनके वेरिएशन के बारे में बात ना करें, कलर्स या अलग अलग रंगों के बारे में पूरी नहीं बात की जा सकती। अगर आप केवल काले और सफेद में रखें, मान लीजिए आप 1940 और 50 के बारे में बात करिए, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चरें चलती थी। क्या आज आप ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर देखना पसंद करेंगे? नहीं, आप बकायदा अल्ट्रा HD या फुल HD ऐसी मूवीज देखना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि ये और धीरे धीरे इसमें विविधता आ गई है, इसमें पिक्सल्स नंबर बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो अगर विविधता ना हो तो आपकी जिंदगी, हमारी जिंदगी दूभर हो जाएगी। भारत में जो विविधता है, भारत में जो डाइवर्सिटी है, इसमें एक ये समझ लीजिए कि हमारे पास हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसके अलावा तमाम बौद्ध, जैन, तमाम तरीके के धर्म हमारे देश में हैं। तमाम तरीके के लोग हैं, तमाम तरीके की भावनाएं हैं, दुर्भावनाएं हैं, सोच है, समझ है, खाना पीना, चेहरा, हर तरीके का यहाँ पर हिसाब किताब है। यहाँ पर देखिए बड़ी अच्छी चीज बताई गई है। ये हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी को मिला के कहा गया है कि हम इंडियन हैं। अगर कोई केवल ये कहता है कि हिंदू धर्म सबसे बेस्ट है तो वो बेवकूफ है। कोई कहता है कि हम केवल इस्लाम मानेंगे और कोई धर्म नहीं चलेगा तो वो मूर्ख है। वास्तव में हम एक ही तरह के लोग हैं, हम एक ही काम करते हैं, एक ही तरीके से करते हैं, लेकिन हमारा तरीका अलग होता है। बस यही चीज समझ लीजिए कि हमारे हो सकता है मसाले अलग हो डालने के लिए, हमारा तौर तरीका अलग हो, लेकिन काम हम सब एक ही काम करते हैं। तो विविधता को हम कैसे समझेंगे? अब आप देखिए, बहुत साल पहले की मैं बात बताता हूँ। लोग उस समय ना हमारे पास कोई कार थी, ना हमारे पास कोई हवाई जहाज था, ना कोई हमारे पास बस थी, तो ऐसा कुछ था नहीं। तो हमारे जीवन में ऐसा कुछ था नहीं। लोग ना यहां से वहां जाते थे, एक जगह से दूसरी जगह ऐसे माइग्रेशन करते थे, प्रवास करते थे, या अपने, और किस कारण से करते थे? वो केवल करते थे कि एक जगह से दूसरी जगह बस जाएं, यहां से एक जगह हो गई, वहां से यहां चले जाएं और बस जाएं यहां पर, और हो सकता है व्यापार करें। व्यापार के लिए लोग जाते थे, ट्रेडिंग के लिए जाते थे, अपना सामान बेचने, खरीदने। और खासतौर पे अगर मान लीजिए ये इलाका है जहां पर सूखा पड़ता है, जहां पर अकाल पड़ता है, तो लोग फिर इस जगह को छोड़ के यहां चले जाते थे। कई लोग जो है काम की तलाश में जाते थे कि यहां पर काम के ज्यादा अवसर हैं, तो चलिए जी यहां से यहां चला जाए। जैसे यहां पर देखिएगा आप, ये जब हमारा कोविड-19 आया था या अभी भी है, तो उस समय हमारे देश के बहुत सारे माइग्रेंट्स हैं, प्रवासियों ने बहुत बहुत लंबा लंबा रास्ता चला, क्योंकि वो लोग शहर आए थे कुछ कमाने के लिए, कुछ खाने के लिए।
तो ये प्रवास तो होता है, प्रवास हमेशा होता रहता है। अब इसमें यह हुआ कि जब ये यहां से यहां चले गए तो इस जगह के जो रीति रिवाज होंगे, इस जगह का जो रहना सहना होगा, भाषा, भोजन, संगीत, धर्म, ये सब आपस में मिल जाएंगे। यानी कि यहाँ का आदमी, ये दोनों क्योंकि साथ रह रहे हैं तो ये कुछ अपनी चीजें पहुंचाएंगे, ये अपनी कुछ चीजें इनको देंगे, यानी सब चीजें मिली जुली हो जाएगी। तो हमारी जो है मिली जुली संस्कृति उभरती है इन सब मिश्रण से, और इसीलिए हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है इसको। गंगा जमुनी तहजीब का मतलब ये है कि तहजीब या संस्कृति, धर्म सब मिला हुआ है। हिंदुस्तान का अगर मुसलमान देखेंगे और वहीं आप अरब का मुसलमान देखेंगे तो उनमें भिन्नता है। हिंदुस्तान का मुसलमान आधा हिंदू है क्योंकि वो सभी लोगों के हिंदू के बीच में रहता है, और हिंदुस्तान का हिंदू बहुत हद तक मुसलमान की चीजें करता है। यानी वो इतने मिश्रित हो गए हैं, इतना जज्ब हो गए हैं कि उनमें धर्म का भेद नहीं रहा। वो लोग एक हो गए हैं, सब इंडियन के नाम से अपने आप को जानते हैं। हाँ, ऐसी कोई पॉलिटिकल पार्टी जरूर है जो हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करती है, लेकिन आप लोग को बड़ा सतर्क रहना है इस चीज से। अब देखिए जो रहते हैं, अब देखिए यहां पर जो आदमी रहता है और यहां पर जो आदमी रहता है, वो उनकी भौगोलिक स्थिति अलग है। और कोई पहाड़ी इलाके में रह रहा है, कोई मरुस्थल में रह रहा है, तो बनी बात है कि मरुस्थल में रहेगा तो कपड़े अलग पहनेगा, पहाड़ी इलाके में पहने रहेगा तो ज्यादा कपड़े पहनने पड़ेंगे, बर्फ गिर रही तो ज्यादा चीजें संभाल के रखनी पड़ेगी। तो हर जगह कहां कहां लोग रहते हैं उस हिसाब से भी उनके कपड़े, खान पान, रहना सहना, सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं। जैसे आप मान लीजिए शहर की बात करता हूं, शहर में आप बहुत कम लोग देखेंगे जो आपके पेड़ पौधे उगा रहे होंगे, लेकिन गांव में आप देखेंगे कि हर आदमी पेड़ पौधे ही उगा रहा है, यानी सब्जियों का इंतजाम वो खुद ही कर रहा है, अनाज पैदा कर रहा है और बेच भी रहा है। तो मैं इसको अगर मैं जगह के बारे में बात कर रहा हूं, क्योंकि ये जगह बहुत जरूरी हो जाती है, तो मैं आपको 2 जगह जरूर ले जाना चाहूंगा। पहले मैं आपको बता दूं कौन कौन सी जगह है। ये है लद्दाख, ध्यान से देखिएगा, लद्दाख। अच्छा, इसमें ये पूरा इलाका हमारा नहीं है ना, ये दिखाते तो हैं पॉलिटिकल मैप में, लेकिन हमारा इलाका केवल इतना है लद्दाख का। यहां पर है केरल। तो लद्दाख और केरल के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जब भी मैं आपको बताऊंगा तो ये जगह याद रखिएगा, लद्दाख और केरल। लद्दाख जो है ये जम्मू कश्मीर, ये देखिएगा, ये जम्मू कश्मीर इसके पूर्वी हिस्से में, अब ये पहले जम्मू कश्मीर और लद्दाख थे, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख ये एक ही साथ थे और ये एक स्टेट था। लेकिन 2019 में जब बीजेपी की सरकार आई, भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने इन दोनों पार्ट को अलग कर दिया। ये अब यूनियन टेरिटरी हो गया, ये भी यूनियन टेरिटरी हो गया, यानी कि अब स्टेट का दर्जा खत्म हो गया, अब केंद्र शासित प्रदेश हो गए ये दोनों। तो जम्मू और कश्मीर के पूर्वी हिस्सों में पहाड़ियों में बसा ये एक रेगिस्तानी इलाका है। यहां पर रेत नहीं मिलती है, लेकिन ये रेगिस्तानी इलाका है, यानी कि ये जैसे हमारे गर्म मरुस्थल होते हैं, ये ठंडा मरुस्थल है। खेती बहुत कम संभव है यहां पर, खेती बहुत कम होती है यहां पर, और क्योंकि यहां पर बारिश बहुत कम होती है और बहुत समय तक यहां पर बर्फ रहती है, बहुत ज्यादा स्नो रहती है यहां पर, बर्फ से हमेशा ये आच्छादित रहता है और बहुत कम पेड़ उग पाते, इसीलिए मरुस्थल है। पीने का पानी भी बहुत कम होता है क्योंकि ये स्नो यानी जो बर्फ जमी है वो पिघलेगी तब पानी मिलेगा, वहां इस स्नो पे डिपेंडेंट है सब। अब यहां के लोग एक खास किस्म की एक भेड़ पालते हैं, और जो भेड़ पालते हैं, ये देखिए, ये जो भेड़ है इसको मैं दिखाना चाह रहा हूं, ये भेड़ है जिससे पश्मीना ऊन मिलता है। ऊन, इनका ये जो दिख रहा है ना, ये फर, यही पश्मीना ऊन के काम में आता है। ये ऊन बहुत कीमती होता है और इससे जो शॉल बनती है बहुत गर्म होती है और बहुत महंगी होती है। तो लद्दाख के लोग इसको बड़े देखिए सावधानी से इसको पश्मीना शॉल को बुनते हैं, फिर ये ट्रेडर्स को दे देते हैं। जम्मू कश्मीर के जो ट्रेडर्स हैं, व्यापारी, वो जम्मू कश्मीर वाले उनको बेचते हैं। तो बेसिकली बनता यहां है और बिकता यहां है, क्योंकि मोस्टली लोग यहां आते हैं टूरिज्म के लिए, जम्मू कश्मीर में, खासतौर में कश्मीर में। अब यहां के लोग दूध से बने गर्म पदार्थ, मक्खन, चीज और मांस खाते हैं। मांस किसी का भी हो सकता है क्योंकि ये सारे मांस खाते हैं। हर एक परिवार के पास कुछ गाय होती है, बकरी तो खैर आपने देखी ली, और ये है याक। ये क्या है? याक। तो हर परिवार के पास ये तो होता है अमूमन। रेगिस्तान का होने का मतलब ये नहीं है कि व्यापारी यहां पर नहीं आते हैं या लोग यहां घूमने नहीं आते हैं।
लद्दाख व्यापार के लिए का बहुत अच्छा रास्ता माना गया है। इस तरीके से यहाँ पर रास्ते हैं, देखिएगा आप, यूं यूं करके रास्ते हैं ना। तो ये जो रास्ते हैं, इसी रास्ते के कारण यहाँ पर कई घाटियां हैं, और इसके कारण मध्य एशिया के जो काफिले हैं उस इलाके में पहुंचते थे, जिसे आज तिब्बत कहते हैं। इसका मतलब ये यहाँ इलाका, ये देखिए तिब्बत देख रहे हैं आप, और ये भी इलाका तिब्बत। तो यहाँ से तिब्बत की तरफ लोग जाते थे और वहां से लोग आते थे, और इसमें क्या क्या व्यापार करते थे, वो मसाला हो गया, कच्चा रेशम, दरिया, इन सब का व्यापार होता था। तो लद्दाख के रास्ते में लद्दाख के रास्ते ही ये कौन सा धर्म यहां पहुंचा? ये धर्म है यहाँ का बौद्ध धर्म। इसीलिए लद्दाख को छोटा छोटा तिब्बत भी कहते हैं, स्मॉल तिब्बत। क्योंकि यहां बौद्ध धर्म सब था और फिर यहां पर बौद्ध धर्म आ गया, तो इसलिए इसको छोटा तिब्बत कहते हैं, स्मॉल तिब्बत। और 400 साल पहले, करीबन 400 साल की बात कहें तो यहां पर आया इस्लाम धर्म, और यहां पर लद्दाख में बौद्ध धर्म और इस्लाम धर्म के लोग बहुत अच्छी खासी तादाद में रहते हैं यहां पर। अब एक और चीज दिखाना चाहूंगा मैं आपको, इसे कहते हैं केसर सागा। क्या है? केसर सागा। तो लद्दाख में जो गाने हैं, कविताओं का एक बहुत ही समृद्ध यहां पर मौखिक संग्रह बनाया गया है, इसको केसर सागा कहते हैं। तो चाहे जो बुद्ध को मानते हैं, चाहे इस्लाम को जो मानते हैं, वो सभी इसको गाते हैं और इस पे नाटक खेलते हैं। तो ये बात हुई आपके लद्दाख की। अब हम बात कर रहे हैं केरल की। केरल तो देश का लेफ्ट साइड, यानी यहां पर अरेबियन सी है, उसका सबसे निचला इलाका और बायां हाथ, ये कहें कि हमारा जो वेस्टर्न घाट्स है उसका सबसे निचला, इसे कहते हैं मालाबार इलाका, वहां पर आपका केरल है। केरल मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं, यहां पे ये है केरल का इलाका, ध्यान रहेगा, देश में यहां केरल है। अब जैसे हमने केरल की बात की, जो केरल है वो भारत के दक्षिणी पश्चिमी कोने में, ये दक्षिण पश्चिम हो गया, और यहां पर समुद्र है, यहां पर आपका इसके नीचे जो है इंडियन ओशन है, दो तरफ, मतलब एक तरफ से तो पूरा का पूरा ये समुद्र से है, और यहां जो इलाका है ये वाला, ये यहां बड़े बड़े पहाड़ हैं, या कहें कि पहाड़ियों से घिरा हुआ है। तो यहां आपके माउंटेन्स हो गए और यहां आपका अरेबियन सी हो गया। ये पहाड़ियों पर बहुत सारे मसाले होते हैं, सबसे बड़ी बात, और मसालों के लिए बड़ा फेमस है ये केरल। इसमें काली मिर्च हो गई, इसमें लौंग हो गई, इसमें इलायची हो गई, ये सारे के सारे मसाले यहां मिलते हैं, और इस कारण से यहां पर बहुत सारे सैलानी आते हैं, घूमने वाले आते हैं, और ये मसालों के प्रेमी आते हैं। सबसे पहले अरब्स और जो ज्यू थे, यहूदी, ये व्यापारी यहां पर केरल में आए, और ऐसा माना जाता है कि ईसा मसीह के जो धर्मदूत सेंट थॉमस लगभग 2000 साल पहले यहां आए, और भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। अरब से कई सारे व्यापारी यहां पर आकर बसे। इब्न बतूता इन्होंने जो करीबन 700 साल पहले यहां पर आए थे, अपने यात्रा उन्होंने वृत्तांत लिखा, और मुसलमानों के जीवन का उन्होंने यहां पर विवरण दिया। और यहां पर मुसलमान जो संप्रदाय है, इस्लाम जो धर्म को मानते हैं, उनकी बड़ी इज्जत है यहां पे। और यहां पर देखेंगे केरल में मनाए जाने वाला एक जो बहुत इंपॉर्टेंट त्योहार है ओणम, उसमें बोट रेसिंग होती है, वो ये है। और उसके बाद वास्को डी गामा पानी के जहाज से यहां पहुंचे। तो जो पोर्चुगीज थे, मतलब पुर्तगालियों ने यूरोप से भारत का एक समुद्री रास्ता भी यहां से जाना, जो पोर्चुगीज थे, पुर्तगाल से जो आए थे। अब ये सब ऐतिहासिक प्रभाव थे, इसके कारण काफी सारे धर्म यहां पर हैं, चाहे आप इस्लाम कहें, चाहे आप क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बौद्धिज्म, सारे धर्म यहां पर है। अब चाइना के व्यापारी भी यहां केरल में आए, और यहां पर ये जो मछली पकड़ने की जो नेट्स है, ये नेट्स देख रहे हैं आप, ये नेट और ये नेट, ये जो मछली पकड़ने के नेट हैं, ये बिल्कुल चाइना में जैसे मछली पकड़ने के नेट है, वैसे ही है यहां पर दिखने वाले। तो इसको चीनावाला कहा जाता है। चीनावाला क्या कहा जाता है? चीनावाला। अब इसके अलावा बर्तन भी बिल्कुल चाइनीज इस्तेमाल करते हैं, वो बिल्कुल चाइनीज जैसे दिखते हैं। ये जो बर्तन आप देख रहे हैं, कढ़ाई है, ये इसको चीना चट्टी कहते हैं, चीना चट्टी। तो केरल की जो जमीन है बहुत उपजाऊ है, जलवायु चावल की खेती के लिए बहुत बढ़िया है, और यहां पर फिश यानी कि मछली
सब्जी वेजिटेबल और चावल राइस, ये इनका मेन फूड है। तो यहां पर देखिएगा आप, जो मेन इसके अलग अलग क्षेत्र हैं वो बताए गए हैं। जैसे वायनाड हो गया, काफी फेमस है ये, क्योंकि इसमें आपके राहुल गांधी ये यहाँ के अभी फिलहाल MP हैं। ऐसी यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी जगह, अल्फाजू, ये यहाँ पर बैक वाटर्स हैं, तिरुवनंतपुरम है, राजधानी, ऐसे करके और जगह है। तो केरल और लद्दाख का हमने देखा कि इनकी स्थितियां, भौगोलिक स्थितियां अलग है, समुद्र से दूरी अलग है, तो वहां के लोग अलग अलग हैं दोनों ही जगह में। लेकिन आप चाइना और अरब के लोगों का कुछ ना कुछ आप प्रभाव देखते हैं। तो किसी भी क्षेत्र के सांस्कृतिक जीवन का प्रभाव, या कहें उसके इतिहास और भूगोल से हमको गहरा रिश्ता दिखता है। कोई भी अगर इलाका और देख लें, तो चाहे उसकी आप हिस्ट्री देखें, चाहे आप उसका ज्योग्राफी देखें, सब चीजें रिलेट होती हैं। ठीक, तो विविधता पे जब हम एकता की बात करते हैं, तो यहां पर एक चित्र दिया गया है। अब इस चित्र को समझिए, मैं पहले इस चित्र को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर हर आदमी यहां पर मौजूद है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी औरत, आदमी, सब बच्चे, सब मिलके काम कर रहे हैं। धर्म, भाषा चाहे कुछ भी हो, ये सब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे हैं, ब्रिटिशर्स के खिलाफ, सब मिलके लड़े। इसी को हम विविधता में एकता कहते हैं। इसी को हमने कहा कि सबने मिलके ब्रिटिशर्स को, अंग्रेजों को बाहर खदेड़ा हमारे देश से और स्वतंत्रता पाई। अब अंग्रेज तो बहुत चालू है, जैसे आजकल के लोग, आजकल के जो राजनेता हैं, वो फूट डालना चाहते हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम में फूट डालना चाहते हैं। वैसे उस समय क्या था कि लोग, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने फूट डाली, और फूट डालने से फायदा भी हुआ उनका। और हिंदुस्तान तो खैर उस समय समझदार नहीं था, पाकिस्तान अलग हो गया, हिंदुस्तान अलग हो गया, तो वहां पर उन्होंने कोशिश की कि फूट डालो, राजनीति करो, फिर भी लोगों ने अपनी जानें दी और हमें स्वतंत्रता मिली। अब यहां पर एक गीत है भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा की तरफ से, ये जो बताया गया है, इसमें जलियांवाला बाग में एक कांड हुआ था। इसमें यह हुआ था कि कुछ लोग यहां पर एक कानून सरकार लाना चाहती थी, ब्रिटिश सरकार, उसके खिलाफत, और 2 लोगों को पकड़ लिया गया था। उसके कारण यहां पर एक सभा हो रही थी, और इस सभा में एक ऐसा बाग था यूं करके, और वो सारी जगह से बंद था, और केवल एक ही गेट था उसका। तो ये लोग बेचारे यहां पर आके, एक सभा उनकी चल रही थी, बहुत गरीब लोग थे, मतलब औरतें भी थे, बच्चे भी थे। तो जनरल डायर आए अपनी टोली के साथ, और आके उन्होंने गेट बंद किया, और सब यहां खड़े हो गए, और इन्हें अंधाधुंध सबको गोलियां मारी। तो इनके बेचारों के पास जाने आने की, कोई भागने की कोई जगह नहीं थी। यहां पर एक कुआं था, उसमें लोग कूद गए, सभी की जान चली गई, मोस्टली बहुत ही कम लोग बचे इसमें। तो ये बहुत दुखद दिन था हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, जिसमें निहत्थे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। इस कारण से ये गीत आपने जो लिखा है। लेकिन हमारे जो प्रथम प्रधानमंत्री, बहुत फेमस प्रधानमंत्री, बहुत सक्सेसफुल प्रधानमंत्री रहे, जवाहरलाल नेहरू साहब। तो जवाहरलाल नेहरू साहब है, उन्होंने भी अपनी किताब भारत एक खोज में लिखा हुआ है कि भारत में जो एकता है वो थोपी नहीं गई है, बल्कि हमारे अंदर पैदा हुई है। हमने एक दूसरे के प्रथाओं को, हिंदू ने मुसलमान के, मुसलमान ने क्रिश्चियन के, सबको एक दूसरे को आत्मसात किया है, सबकी अलग अलग संस्कृति, कल्चर को आत्मसात किया है। सब आपस में शादी करते हैं, सब आपस में मोहब्बत से रहते हैं। इसका मतलब यह है कि भारत में जो विविधता है, उसको नेहरू जी ने कहा था कि अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ये इन्होंने बताया था कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता का विचार हमें नेहरू साहब ने दिया था। अब हमारा जो झंडा है, नेशनल फ्लैग, उसकी भी यहां पर अब मैं कहानी बताता चलता हूं आपको। इसको कहते हैं तिरंगा, और नेशनल फ्लैग कहते हैं। प्रोपोर्शन इसका है 2:3, यानी कि लेंथ ब्रेड्थ का, लंबाई चौड़ाई का जो इसका रेशियो है वो 2:3 है। 22 जुलाई 1947 में इसको हमने अडॉप्ट किया था, और इसको बनाया था, डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया साहब ने। पिंगली वेंकैया, ये जो हॉरिजॉन्टल आप 3 ट्राई बैंड देखते हैं अलग अलग कलर के, ये जो है इसमें व्हाइट है, ये व्हाइट है, सैफरन है और ग्रीन है, और इसमें जो ब्लू, ये जो अंदर देख रहे हैं आप, एक व्हील है, ये अशोक चक्र से लिया गया है। और इसमें कितने स्पोक्स हैं? 24 लाइनें हैं, 24 स्पोक्स हैं इसमें, सेंटर है, और ये 24 स्पोक्स है, ब्लू व्हील है इसमें। तो ये बात हुई इस चैप्टर की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।